तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारतीय संविधान ये कौन से पार्ट का है? ये है क्लास 8th का पहला चैप्टर। मैं मतलब राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटी का है। किसका है? पॉलिटी का पहला चैप्टर भारतीय संविधान। इसको पढ़ना है जो है चैप्टर, ये काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। जो भारतीय जो इतिहास है, ठीक है, उसके साथ राजनीति है, हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ और हमारे देश के अंदर जो नियम और कानून है वो कैसे चलते हैं। आप देखते हैं बात बात पे लोग कहते हैं हमारे संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, तो समझते हैं कि संविधान क्या होता है। तो चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है वो इधर है, इंट्रोडक्शन है। उसके अंदर जो कीवर्ड है, कीवर्ड मतलब बहुत मूलभूत ऐसी बातें हैं जो आपको जान लेना चाहिए, जिन शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं संविधान वर्ड से। क्या है? पहला वर्ड जो है अपना संविधान है। संविधान का मतलब कुछ नहीं होता, मतलब कुछ नहीं होता, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तोप नहीं है ये। संविधान क्या है? एक किताब होती है। संविधान क्या होता है? एक किताब होता है जिसके अंदर किसी भी देश के नियम और कानून लिखे होते हैं और उस नियम से उस देश का प्रशासन और शासन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। यानी आप कैसे बोल सकते हो? यानी किसी भी देश के लिखित दस्तावेज को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। उसमें क्या होते हैं? उस देश के नियम और कानून लिखे होते हैं, उसे हम संविधान कहते हैं। यानी जिस किताब में किसी देश के मूलभूत नियम और कानून लिखे होते हैं उसे हम संविधान कहते हैं। अब हमारे भारत के अंदर जो संविधान बनाया वो किसने बनाया? लोग कहते हैं संविधान किसने बनाया, तो लोग कहते थे अम्बेडकर ने बनाया। नहीं, अम्बेडकर ने नहीं बनाया। अम्बेडकर साहब उसके इंपॉर्टेंट मेंबर थे। तो हमारे भारतीय संविधान किसने बनाया? तो संविधान सभा ने हमारे भारतीय संविधान को बनाया, ठीक है। किसने बनाया? भारतीय संविधान ने हमारे संविधान सभा को बनाया। जिस सभा ने संविधान बनाया उसे हम संविधान सभा कहते हैं। उसमें जो अम्बेडकर थे वो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे, उनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड आता है मूलभूत। मूलभूत का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक। क्या होता है? बिल्कुल बेसिक। अगर मान लो आपको चाय बनानी है तो बेसिक चीज़ें क्या चाहिए आपको? भाई चाय पत्ती होनी चाहिए, चाय पत्ती और पानी तो होना ही चाहिए। हम तो फीकी चाय भी पी लेंगे, लेकिन मूलभूत क्या है? आपके पास चाय पत्ती और पानी होना चाहिए, तभी आप चाय बना पाएंगे, और गैस भी होनी चाहिए। तो मूलभूत का मतलब है बिल्कुल बेसिक, कि इसके बिना कोई चीज़ आगे बढ़ ही नहीं सकता। उसको हम क्या बोलते हैं? मूलभूत बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा शरीर, आपका शरीर, पूरा मानव जो निर्माण हुआ है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, उन सब का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। कोशिका क्या है? मूलभूत इकाई है, यानी सबसे बेसिक यूनिट है। इसके बिना कुछ भी नहीं। उसको हम क्या बोलते हैं? मूलभूत नियम कहते हैं या फिर मूलभूत कहते हैं। अगला है आदर्श। आदर्श का मतलब है ऐसा होना चाहिए। अब बताओ एक टीचर को कैसा होना चाहिए? एक टीचर को कैसा होना चाहिए? समय पर क्लास ले, ठीक है, बच्चों से प्यार से बात करे, डांटे नहीं, पकड़ के रसीद ना काटे, मतलब मारपीट ना करे, ठीक है, प्यार से बातें करे। वो एक ऐसा टीचर होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं आदर्श। एक आदर्श स्टूडेंट को कैसे होना चाहिए? तो प्रॉपर ड्रेस पहनकर आए, वो स्कूल पे आए टाइम पर, ठीक है, अपने दोस्तों से तमीज़ से बात करे, ठीक है। तुम आदर्श का मतलब है कि ऐसा होना चाहिए। जितनी भी आप अच्छी बातें करोगे वो हमारा आदर्श होता है। फिर आता है निरंकुशता। क्या होता है? निरंकुशता, जिसपे किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता, जिसपे कोई कंट्रोल ना हो, क्या है? निरंकुश है। जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है वो क्या है? निरंकुश है। सपोज करिए आप हैं, ठीक है, आप दिल्ली में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? अकेले। आपको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है, तो आप क्या है? निरंकुश है। लेकिन आप मान लीजिए आपका बड़ा भाई आ गया, तो क्या हो गया? आप पे अंकुश लगा दिया जाएगा। तो निरंकुशता का मतलब होता है जिसपे किसी प्रकार का अंकुश ना लगा हो। लेकिन हमारे भारतीय जो राजा हैं, राजा तो नहीं कहेंगे, हमारे जो प्रधानमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, उन सब पे क्या है? निरंकुश नहीं है वो लोग। उन पे अंकुश लगा रखा है जनता ने, क्योंकि हर 5 साल बाद उनका एग्ज़ाम होता है। वो जो एग्ज़ाम होता है उसको हम चुनाव कहते हैं। फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जब भारतीय संविधान बन रहा था ना, तो उससे पहले जो देश को आज़ादी कराना था, तो देश को आज़ाद कराने के लिए जिस आंदोलन को चलाया गया था उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आंदोलन बोलते हैं। यानी 1947 से पहले जो भी आंदोलन हुए, किसको लिए? जो मतलब कि अंग्रेजों को भगाने के लिए, उसे हम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। यानी वे सारे आंदोलन जो देश को आज़ाद कराने के उद्देश्य से किए गए थे उन्हें हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। अगला वर्ड आता है संघवाद। क्या आता है? संघवाद। संघवाद का मतलब होता है, इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं इसको। संघवाद का मतलब होता है एक से अधिक स्तरों पे सरकार का होना, संघवाद कहलाता है। एक से अधिक स्तरों पे सरकार का होना संघवाद कहलाता है। यानी अलग अलग लोगों के पास अलग अलग शक्तियां होती है। जैसे भारत में 3 प्रकार के स्तर है। पहला स्तर क्या है? केंद्र स्तर। आपने सुना है ना, पहला स्तर क्या है? केंद्र, ठीक है। ये पूरे देश के लिए होता है, पूरे देश के लिए, ठीक है। इसको केंद्र को कई बार संघ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघ भी कहते हैं। दूसरा है राज्य स्तर, इसको प्रांतीय भी कहते हैं, प्रांतीय भी कहते हैं।
ठीक है, क्या होता है कि ये राज्यों के लिए होता है, किसके लिए होता है, राज्यों के लिए। तीसरा होता है पंचायत, क्या होता है, पंचायत क्या होता है, पंचायत। ये स्थानीय होता है, मतलब लोकल होता है, स्थानीय होता है, लोकल होता है। तो हमारे भारत के अंदर क्या है, संघवाद है, यानी एक से अधिक स्तरों पे शासन का होना क्या कहलाता है, या सरकार का होना क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। कम से कम एक से अधिक स्तर पे, तो मतलब दो पे होना चाहिए कम से कम। एक से अधिक का मतलब है कि मतलब एक से अधिक, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन भारत के अंदर कितने स्तर पे है, 3 स्तरों पे सरकार है जो पूरे देश के लिए है। उसको हम संघ सरकार या केंद्र सरकार कहते हैं। जो राज्यों में है उसको हम राज्य सरकार कहते हैं या प्रांतीय सरकार कह सकते हैं। जो तीसरा है पंचायती या फिर स्थानीय सरकार है। अगला आता है अल्पसंख्यक, और उसके साथ मैंने बहुसंख्यक लिखा है क्योंकि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक हमेशा साथ में आते हैं। अल्प का मतलब होता है कम, क्या होता है, अल्प का मतलब कम। असंख्यक मतलब संख्या, जिसकी नंबर कम हो, यानी जिसकी संख्या कम हो, वो क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक कहलाएंगे। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, इसकी कंडीशन है, जब मैंने बताया 5 ज़्यादा है या कम है, आप इसकी तुलना ही नहीं कर रहे हो, 5 बोल रहे हो, क्या 5 है, अब बोलो 5 ज़्यादा है या कम है। अब हमें क्या पता भाई ज़्यादा है कि कम है, लेकिन बोले बताओ 7 से 5 ज़्यादा है या कम है, कहोगे भैया 5 जो है 7 से कम है। तो क्या हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, यानी तुलनात्मक रूप से किसी की संख्या का हो, कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, अल्पसंख्यक कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत के अंदर हिंदू मुसलमान ले लो, ठीक है, तो हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो क्या कहलाते हैं, बहुसंख्यक, और उनकी संख्या जिनकी कम है हिंदुओं से, वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट है, उसमें से 6 हैं गर्ल्स हैं, क्या है, गर्ल्स है, और 4 बॉयज़ हैं। तो बताओ यहाँ पे अल्पसंख्यक कौन हुआ और बहुसंख्यक कौन हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो बहुसंख्यक है क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, और अल्पसंख्यक कौन है, बॉयज़ हैं, कि आपकी क्लास में लड़कों की संख्या या लड़कियों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इसको अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समझ में आया। जिसकी संख्या तुलनात्मक रूप से कम हो उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं, और बहुसंख्यक उन्हें कहते हैं जिनकी संख्या तुलनात्मक रूप से ज़्यादा हो, यानी किसी से तुलना करोगे तब तो पता लगेगा कि चीज़ें ज़्यादा है या कम है। 1 मिनट। तो अगला वर्ड है अपना वर्चस्व, क्या है, वर्चस्व, ये वाला हमने देख लिया था, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। अगला वर्ड आता है वर्चस्व। वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा, क्या होता है, दबदबा। जब आपका दबदबा किसी क्षेत्र में हो तो क्या होगा, वर्चस्व होगा। ठीक है, जैसे आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है उनका पूरा दुनिया के अंदर दबदबा है। जो चाइनीज़ कंपनी है उनका पूरे दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अंदर, मोबाइल के अंदर क्या है, दबदबा है। जैसे कि आज देखोगे इंडियन जो मार्केट है उसके अंदर जो जियोमी का फ़ोन आता है, MI जिसको हम बोलते हैं, उसका क्या है, पूरा मार्केट के अंदर दबदबा है, यानी वर्चस्व उसने कायम कर रखा है। तो वर्चस्व मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर अपना दबदबा होना, उसे हम वर्चस्व कहते हैं। फिर आता है धर्म निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब, निरपेक्ष मतलब होता है कुछ भी नहीं, क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो धर्मनिरपेक्ष मतलब एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य जिसका कोई अपना धर्म नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। ना तो भारत जो देश है, जो भारत देश है वो ना तो हिंदू धर्म को मानता है, ना मुस्लिम को मानता है, ना सिख को मानता है, ना ईसाई को मानता है। ठीक है, ये सबको नहीं मानता है। यानी भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, व्यक्ति का धर्म है, व्यक्ति का धर्म है। मेरा धर्म है, आपका धर्म है, दूसरे का धर्म है, तीसरे बंदे का धर्म है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक देश है, उसमें 4 लोग रहते हैं, ABCD, है ना। इसमें एक हिंदू हो सकता है, ये मुस्लिम हो सकता है, ये सिख हो सकता है, ये बौद्ध हो सकता है, या जैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर व्यक्ति का तो धर्म होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य में व्यक्ति का अपना धर्म होगा, लेकिन देश का अपना धर्म नहीं होगा। यानी भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पर व्यक्ति का धर्म होता है, राज्य का धर्म नहीं होता। तो आप क्या लिखेंगे धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा में, एक ऐसा राज्य जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, आधिकारिक के तौर पे नहीं है। लेकिन भारत क्या इस्लामिक देश है, सऊदी अरब क्या है, इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, उनका अपना धर्म क्या है, इस्लाम है। उनका जो राज्य का धर्म है यानी देश का धर्म क्या है, इस्लाम है। लेकिन भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब धर्मनिरपेक्ष देश है जहां राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है। अब आते हैं, अगला है उपनिवेश। उपनिवेश सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, जब हम भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो उसमें उपनिवेश जरूर वर्ड आएगा। ये सारे वर्ड आपकी किताब के हैं। ठीक है, जो उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम, क्या होता है, गुलाम। उपनिवेश इसका मतलब होता है गुलाम। जब एक देश
जब एक देश किसी दूसरे देश को अपने अधीन कर ले, अपने नियंत्रण में कर ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उपनिवेश कहते हैं। सपोज करिए एक देश है ए देश और दूसरा है बी देश। ए ने क्या किया? बी पे अपना कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे कौन गुलाम बना? बेचारा बी गुलाम बन गया, गुलाम। इसको हम उपनिवेश कहते हैं किताबी भाषा में। क्या बोलते हैं? उपनिवेश। यानी जो बी है किसका उपनिवेश है? तो बी ए का उपनिवेश है। क्या है? बी ए का उपनिवेश है। अच्छा, भारत जो था किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो हम ऐसे कहते हैं ना, भारत है जो ब्रिटेन का उपनिवेश था। हम ऐसे कभी नहीं सुनते ना कि ब्रिटेन भारत का उपनिवेश था, कभी ऐसा नहीं सुनते, क्योंकि कौन किस पे गुलाम किया था? यानी ब्रिटेन वालों ने भारत पे गुलाम बनाया था। उसे हम क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। जब एक देश किसी दूसरे देश को अपने अधीन कर ले उसे हम उपनिवेश कहते हैं। इसका और भी बड़ा परिभाषा है, वो सब नहीं सीखना है। फिर आता है उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जब हम जड़ से खत्म कर देते हैं तो उन्मूलन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उन्मूलन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह आपको मिलेगा, उन्मूलन। ठीक है, आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे पेड़ों का उन्मूलन नहीं करना चाहिए, यानी विनाश, है ना। किसी चीज को जड़ से खत्म करना, जड़ से खत्म करना। जैसे अभी कोविड-19 है, हमें कोविड-19 का उन्मूलन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, यानी उसको हमेशा के लिए उसको मिटा देना चाहिए। मैं पूछूं शिक्षा का उन्मूलन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो शिक्षा जो है उसका उन्मूलन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं पूछेंगे आप सरकारी हॉस्पिटल का उन्मूलन कर देना चाहिए? तो कहोगे बिल्कुल नहीं भाई। प्राइवेट का कर देना चाहिए? तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ भाई कर दो यार, प्राइवेट वाले बहुत पैसा लेते हैं। तो उन्मूलन क्या होता है? किसी चीज को जड़ से खत्म करना। अगला वर्ड क्या होता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये तीनों एक साथ वर्ड यूज होते हैं। कहाँ पे होते हैं? एक साथ होते हैं। ये सरकार के अंग है। किसके अंग है? सरकार के या फिर शासन के, जो शासन हम पे करता है इन तीन संस्थाओं के माध्यम से करता है। पहला क्या है? विधायिका, दूसरा क्या है? कार्यपालिका, तीसरा क्या है? न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? इसका सिंपल सा काम है कानून बना देना। क्या करती है? ये कानून बना देती है। फिर कार्यपालिका उसको लागू करती है। क्या करती है? लागू करती है। न्यायपालिका देख रेख करती है कि जो कानून बना है वो हमारे संविधान के हिसाब से बना है कि नहीं। संविधान क्या होता है? किसी देश का मूलभूत नियम को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो वो देखती है कि जो न्यायपालिका चेक करती है, जो विधायिका ने कानून बनाया है और जो कार्यपालिका ने उस कानून को लागू किया है, वो संविधान के हिसाब से बना है कि नहीं बना है। अगर वो देखता है कि संविधान के हिसाब से बना है तो कहती है ओके। क्या कहती है? ओके। अगर ये नहीं बना है तो कहती है भैया ये चीज गलत है, आप इसको हटा दो। ठीक है, समझ में आ गया न्यायपालिका क्या होता है। अब अपन देखते हैं अंतर समुदाय और अंतरा समुदाय। ठीक है, ये तुम्हारे बुक के अंदर मिलेंगे। अंतर समुदाय और अंतर। अंतर क्या मतलब? डिफरेंस। अंतर मतलब डिफरेंस, अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग। ठीक है, अलग अलग। अंतरा का मतलब होता है अलग अलग तो होता है लेकिन एक ही समुदाय के अंदर वो चीज अलग अलग होती है। अंतर मतलब होता है जैसे हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम क्या है? बिल्कुल अलग अलग है। एक बंदा अलग है, दूसरा बंदा बिल्कुल अलग है धर्म के मामले में। ठीक है, और अंतरा का मतलब होता है एक ही समुदाय के अंदर। जैसे कि मान लो अब हिंदू धर्म के अंदर ही मान लेते हैं, हिंदू और मुस्लिम लेते हैं, तो क्या हो गया? अंतर, डिफरेंस हो गया। हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है। लेकिन अंतरा क्या होता है? जब एक ही चीज के अंदर डिफरेंस आ जाती है तो उसको हम अंतरा कहते हैं। जैसे हिंदू के अंदर शिव होते हैं, वैष्णव होते हैं, वैष्णव। ठीक है, इसका मतलब वैष्णव। ठीक है, वैष्णव का मतलब होता है भगवान विष्णु को मानने वाले। शिव का अर्थ होता है भगवान शिव को मानने वाले। मुस्लिम के अंदर अंतरा के अंदर क्या होंगे? शिया होंगे, सिया। ठीक है, दूसरा क्या होंगे? सुन्नी होंगे। ठीक है, ये सब क्या है? अहमदिया होंगे। ठीक है, भारत के अंदर जाओगे तो अहमदिया होंगे और पता नहीं बरेली होंगे। सब क्या है? अंतरा है। मतलब एक ही धर्म के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग। ठीक है, और अंतर क्या होता है? बिल्कुल अलग अलग प्रकार के लोग या फिर अलग प्रकार के सोच वाले लोग। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? अंतरा बोलते हैं, सॉरी अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर। जब बिल्कुल एक चीज दूसरी चीज से अलग हो, अंतर है। ठीक है, अंतरा क्या है? एक ही समुदाय के अंदर जब चीजें अलग अलग हो तो हम क्या कहते हैं? अंतरा कहते हैं। अब आते हैं, अब ये चीजें हो गई है ना, अब आते हैं इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना? इंट्रोडक्शन ये मतलब पूरा चैप्टर है। अब देखते हैं क्या है। किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? हमें संविधान किसी देश को क्यों चाहिए? तो पहला है शासन को चलाने के लिए। शासन को चलाने के लिए हमें देश मतलब संविधान की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है नियम और कानून के लिए, कि उस देश के नियम क्या होंगे, कानून क्या होंगे। हमारे संविधान के अंदर लिखा है, नेपाल के संविधान के अंदर नेपाल के कानून और नियम लिखे हुए हैं। ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन के वाले लिखे हैं। अमेरिका के अंदर अमेरिका वाले, फ्रांस के संविधान में फ्रांस वाले नियम और कानून लिखे होते हैं। इस देश के अंदर नियम और कानून कैसे हो, ये कहाँ पे लिखा होता है? संविधान के अंदर
लिखा होता है, ठीक है। फिर आता है समाज में शांति रहती है, क्योंकि संविधान पहले से तय कर देता है किसका काम क्या होगा। जैसे धर्म में होता है ना कि हमारे ग्रंथ जो है, जैसे मान लो मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति है तो उसका कुरान होता है, हिंदू धर्म का गीता होता है, तो पहले से लिख रखा होता है कि इस बंदे का ये काम है, इस बंदे का ये काम है। वैसे ही हमारा संविधान लिख देता है कि इस समुदाय का ये काम है, चाहिए आप कर सकते हो, ये चीज नहीं कर सकते हो, तो समाज में एक शांति बनी रहती है। फिर आता है कि देश का काफी अच्छा हो पाता है। जिसमें संविधान नहीं होता उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसके पास अपना संविधान बनता है, बिगड़ता है, तो देश का विकास नहीं हुआ। देखो बेचारे भिखमंगे की तरह चाइना से हमेशा पैसे मांगते रहते, पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाते रहते हैं। कौन लोग? पाकिस्तानी लोग, क्योंकि उनका संविधान उतना मजबूत नहीं है जितना भारत का है। अगला आता है अधिकार। जो संविधान किसी भी देश में होता है तो लोगों को अधिकार देता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ने का अधिकार होता है, घूमने का अधिकार होता है, ठीक अधिकार जैसा स्वतंत्रता होता है, हमें बोलने की आज़ादी है, बोलने का आज़ादी है, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, ये क्या है? हमारी स्वतंत्रता है। फिर आता है कि जो शासक का चुनाव करते हैं, यहाँ के लोग क्या करते हैं? शासक का चुनाव करते हैं, कौन शासन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इस प्रकार की बातें की होती है संविधान में, इसीलिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। पहला क्या है? शासन के लिए, नियम और कानून के लिए, समाज में शांति बने रहे, ठीक है, विकास हो पाए, अधिकार है, स्वतंत्रता है, चुनाव है, ठीक है। क्यों चाहिए हमें संविधान? इसलिए चाहिए ताकि देश में ये सब चीजें हो, शांति प्रिय हमारा देश बन सके, न्याय हो सके सभी के साथ। अगला आता है भारतीय संविधान की कुछ विशेषता है। भारतीय संविधान की कुछ विशेषता है। पहला लक्षण है, मतलब लक्षण में थोड़ा समझा रहा हूँ, लक्षण अभी इसके बाद लिखूंगा। भारतीय संविधान के जो प्रमुख लक्षण है, जो भारतीय संविधान बना वो किसने बनाया? संविधान सभा ने। जो संविधान सभा बना था वो 1946 में बना था। संविधान सभा कब बना? 1946 में, ठीक है। और ये लगभग 1949 तक चला, लगभग 3 सालों में भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ। लेकिन भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल, ठीक है, 11 महीने 18 डे लगा। भारतीय संविधान में कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है। ये चीजें याद रखना, ये पेपर में पूछता है। ठीक है, अब देखेंगे भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, ठीक है। विशेषता से पहले यहाँ पे कीवर्ड लिखे हैं। कीवर्ड ने मतलब समझाने के लिए, जो भारतीय संविधान किसके माध्यम से बना? भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। लगभग इसमें 300 मेंबर थे, 300 मेंबर थे आपके बुक में लिखा है, लेकिन असली में थे 389, लेकिन पाकिस्तान बट गया तो 289 भारत के हो गए थे। भारत विविधता वाला देश है। विविधता का मतलब है यहाँ पे लोगों की अलग अलग अपनी पहचान है। जैसे मैं एक भारतीय हूँ, पहले क्या हूँ? भारतीय हूँ, उसके बाद लोग कहते हैं मैं बिहारी हूँ, मतलब मैं बिहार के रहने वाला हूँ। दूसरा हो सकता है कि मेरी जो भाषा के आधार पर विविधता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, ठीक है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, ठीक है। सांस्कृतिक के आधार पर है, एक ही धर्म के लोग अलग अलग संस्कृति के लोग के हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है? हमारी विविधता है हर देश में। यहाँ पे क्या है? विविधता मतलब अलग अलग हमारी पहचान है, हमारी बोलने का तरीका है, अस्मिता है। अस्मिता मतलब पहचान होता है, ठीक है। निर्माण के समय देश में उथल पुथल हो रहा था, क्योंकि जब भारतीय संविधान बन रहा था देश में आज़ादी तो होने वाला ही था, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही क्या चल रहा था? हमारा देश बंटवारे की ओर बढ़ रहा था, जिसमें दो देश बने। जब भारत आज़ाद हुआ तो 2 देशों का निर्माण हुआ, जिसमें पहला देश भारत बना, दूसरा देश पाकिस्तान बना। तो उस समय देश में सांप्रदायिकता, दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे। तो संविधान सभा के पास ये काफ़ी मतलब एक कठिन कार्य था, लेकिन उन्होंने काफ़ी इसको अच्छे से करा। उन्होंने, किन्होंने? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के लिए एक बहुत अच्छा संविधान बनाकर दिया। पहले इसकी फीचर देखते हैं, विशेषता देखते हैं। संघवाद। भारतीय संविधान की पहली विशेषता है संघवाद। संघवाद का मतलब होता है एक से अधिक स्तरों पर सरकार का होना। क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। लेकिन भारत में कितने स्तर पर सरकार है? 3 स्तरों पर सरकार है। पहला है केंद्र, दूसरा है राज्य, तीसरा है स्थानीय। केंद्र मतलब पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए। राज्य मतलब राज्य के लिए, राज्यों के लिए है। स्थानीय मतलब पंचायत। क्या है? पंचायत, ठीक है। पूरे देश के लिए मतलब जो मोदी की सरकार है वो पूरे देश के लिए है, ठीक है। दूसरे राज्यों के लिए, यूपी की अलग सरकार है, बिहार की अलग सरकार है, पंजाब की अलग सरकार है, मध्य प्रदेश की अलग सरकार है, ठीक है। वो अपने अपने राज्यों को देखती है। स्थानीय मतलब पंचायत, इसमें मुखिया आते हैं, सरपंच आते हैं, ठीक है, जिला परिषद आते हैं, इनको हम पंचायत कहते हैं। अगला आता है संसदीय शासन व्यवस्था। जो भारत एक संसदीय शासन व्यवस्था देश है। संसदीय शासन व्यवस्था एक प्रकार की विचारधारा है शासन करने की, जिसमें जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होती है, तीनों एक साथ मिलकर काम करती है। उसे हम क्या कहते हैं? संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जिसमें जो सरकार का प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। अगला आता है शक्तियों का बंटवारा।
शक्तियों का बंटवारा कैसे हुआ कि मतलब सबको बांट देते हैं कुछ शक्तियां। तो कार्यपालिका को शक्ति देना, ठीक है, कार्यपालिका को शक्ति देना। फिर आता है विधायिका, विधायिका को शक्ति देना, ठीक है। फिर आता है न्यायपालिका को शक्ति, न्यायपालिका को शक्ति देना। कार्यपालिका क्या करती है, कानून को लागू करती है। विधायिका क्या करती है, कानूनों को बनाती है। न्यायपालिका देखती है जो कानून बना है वो संविधान के हिसाब से बना है कि नहीं बना है। अगर देखती है संविधान के हिसाब से बना है तो ये भी ओके कर देती है, अगर नहीं बना है तो उसको चीज़ को काट देती है। जितना गलत कानून है उसको क्या करती है, ये खत्म कर देती है न्यायपालिका। तो इसको बोलते हैं शक्तियों का बंटवारा। तो किस किस आधार पर होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के आधार पर होता है। अगला आता है मौलिक अधिकार। आपको भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। इसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, जो कि व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाता है और इसे अपने व्यक्तिगत जीवन के विकास के लिए काफ़ी जरूरी है। ये व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए भी जरूरी है और देश के विकास के लिए भी जरूरी है। तो भारतीय संविधान में भी 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं, तो हमारे पास भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। इतना पढ़ लो, मौलिक अधिकार का भी नाम मत जानो, इतना बहुत है, ठीक है। और हमारे जब शुरू में संविधान बना था, हमारे भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने 7 मौलिक अधिकार दिए थे, लेकिन एक अधिकार हटा दिया गया, एक अधिकार हटा दिया गया, 7 में से एक गया, तो 6 मौलिक अधिकार अभी है। जो हटाया गया उसे बोलते हैं संपत्ति का अधिकार को भारतीय संविधान से हटा दिया गया, लेकिन अभी 6 है। आपके बुक में दिया हुआ उसको पढ़ सकते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक संरक्षण का अधिकार, इस प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस प्रकार के 6 अधिकार हैं। फिर आता है धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्षता कहते हैं। जिस राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म ना हो उसे हम क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं या देश कहते हैं। भारत एक क्या है, धर्म निरपेक्ष राज्य है या देश है। राज्य भी कह सकते हो और देश भी कह सकते हो। जैसे अमेरिका क्या है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। ब्रिटेन क्या है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। आपका जर्मनी क्या है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। फ्रांस धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। श्रीलंका धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। मालदीव धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। तो धर्म निरपेक्ष जिस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो। यहाँ पे राज्य का, देश का अपना धर्म नहीं होता, लेकिन व्यक्ति का धर्म होता है। आप हिंदू हो सकते हैं, मैं मुस्लिम हो सकता हूँ, इस प्रकार का व्यक्ति का धर्म होता है, राज्य का यहाँ पे धर्म नहीं होता। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, वीडियो देखने से पहले एक बार पढ़िए बुक, या देखने के बाद जरूर पढ़ें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।